वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य वन के बारे में, यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर में अगर आप हैं, हिंदी साहित्य आपने सब्जेक्ट लिया है तो हिंदी गद्य आपको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसी का मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं और 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो जो 200 मतलब कि 201 कोड वाला है, HND 201 कोड का पेपर है, उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और 202 वाला जो होगा उसके बारे में भी मैं जल्दी से मतलब कि अगले भी दिन चर्चा कर दूंगा। आपको बता दूं कि एक वीडियो हमारा जो मैंने आपको 250 क्वेश्चंस का करवाया था, माइनर पेपर का, जो मैंने आपको बताया हुआ है हिंदी गद्य का, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका पेपर मतलब कि 201 और 202 दोनों तैयार हो जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप नीचे थोड़ा सा वीडियोज़ वाले कॉलम में स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं टॉप 100 MCQs के बारे में, जो कि 201 से रिलेटेड है और हिंदी गद्य फर्स्ट में आपसे पूछे आ सकते हैं, फर्स्ट पेपर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित कहानी नकली किला किसकी रचना है? बताएं। 1909 ईस्वी में प्रकाशित है रचना ये नकली कहानी, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या वृंदावन वर्मा, या रामचंद्र शुक्ल जी की? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1909 ईस्वी में प्रकाशित कहानी नकली किला जो है वो किसकी है? वो है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकली किला इज राइट आंसर। ज़्यादा फेमस कहानी है नहीं, इसीलिए आपने सुना नहीं होगा इसको। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस मासिक पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करी? सरस्वती पात्रिका, माधुरी पात्रिका, इंदु पात्रिका, या मतवाला पात्रिका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है, अच्छा, हिंदी कहानियों का आरंभ जो है किस पत्र में हुआ, किस पत्रिका में हुआ? तो वो प्रयाग से जो प्रकाशित होती थी मासिक पत्रिका सरस्वती, उसमें होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस मासिक पत्रिका में किस मासिक पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करी है? तो वो कौन सी है? वो सरस्वती पात्रिका ही है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पात्रिका के जो संपादक थे, अगर उनका मैं नाम बताऊं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इसके संपादक। 1903 ईस्वी में जब उन्होंने संभाला इस पत्रिका का संपादन, तो उनकी संपादकत्व की अगर बात करें तो सबसे जबरदस्त संपादक माने जा सकते हैं हिंदी साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि वो एक एक रचना को पढ़ते थे, जब इनके प्रकाशन में आता था उस रचना को पढ़ते थे कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और जो कविताएं होती थी उनको भी पढ़ा करते थे। तो ये बड़े जबरदस्त विद्वान हुआ करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी जो है इनको अपने गुरु के रूप में मानते थे और इनके बताए हुए मार्गों पर मैथिली शरण गुप्त चले, और मैथिली शरण गुप्त सबसे फेमस कवि, राष्ट्र कवि हुए हैं। आप जो है देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को आप पढ़ें, ऐसी रचनाएं लिखी मैथिली शरण गुप्त ने जो इससे पहले हिंदी साहित्य में नहीं लिखी गई थी। उर्मिला पर उन्होंने लिखा, कैकेयी पर लिखा, कैकेयी का अनुताप लिखा। ऐसे जो पात्र जो है कहीं ना कहीं पे छूट गए थे, उनको उजागर करने का काम किया। लक्ष्मण का त्याग तो सभी को दिखा, लेकिन उर्मिला का त्याग दिखा तो मैथिली शरण गुप्त को दिखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो किस पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करी? सरस्वती पात्रिका ने। ठीक है, एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आपसे पूछा जाता है कि किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती, वो कब प्रकाशित हुई है? तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई है इंदुमती कहानी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। ठीक है, इसको पहली कहानी होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जो है अब ये कहानी जो है हिंदी की प्रथम कहानी नहीं रही है। उसके स्थान पर एक कहानी नई आ गई है। उसका नाम मैंने आपको कई बार आपको बताया होगा, शायद मुझे इस समय एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो है, ये आधुनिक शोधों के अकॉर्डिंग पता चला कि हिंदी की पहली कहानी है, और इसको लिखा था जो है माधवराव सप्रे जी ने। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी उसको मानते हैं।
हालांकि 1903 में एक रचना प्रकाशित हुई थी रामचंद्र शुक्ल की, उसका नाम है 11 वर्ष का समय, वो भी कहानी है, तो भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी मतलब की श्रेणी में आती है, वो भी एक मौलिक कहानी है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किसने लिखी है। उसने कहा था, ये किसकी कहानी है। उसने कहा था कौन, किसने लिखा, प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। जयशंकर प्रसाद की भी कहानी नहीं है, विशंभर नाथ शर्मा की भी नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था किसकी है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई, बताएं। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई इनमें से। तो इनमें से जो कहानी है रक्षाबंधन, वो ज़्यादा फेमस कहानी है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की। कौशिक इनका उपनाम है विशंभर नाथ शर्मा का, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि उपन्यास, हिंदी उपन्यास का विकास कब से आरंभ हुआ, तो आप बताएंगे भारतेंदु युग से शुरू हुआ। आपसे पूछे हिंदी कहानी का उदय किस युग से शुरू हुआ, तो आप बताओगे द्विवेदी युग से शुरू हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। एक उपन्यास सुनीता उपन्यास, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा, बढ़िया उपन्यास है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा चंद्रकांता उपन्यास के बारे में प्रश्न आया है कि किसने लिखा, तो देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो है देवकीनंदन खत्री जो थे, ये जासूसी टाइप के उपन्यास लिखा करते थे, ओके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कानों में कंगना कहानी किसने लिखी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। तो कानों में कंगना जो कहानी, इसको लिखा किसने है, राधा राधिका रमण प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था। उसने कहा था किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। अब ये बताएं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था भैया कब, इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है प्रेमचंद की, बताएंगे प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रेमचंद की पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी थी। पंच परमेश्वर, कफन, पोस की रात या बड़े भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रेमचंद की पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी थी। तो प्रेमचंद की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई है वो है पंच परमेश्वर, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो पंच परमेश्वर कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है, 1916 में जहाँ तक है प्रकाशित हुई थी। और सबसे लास्ट कहानी है कफन, 1936 में प्रकाशित हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 1916 में पहली कहानी प्रकाशित हुई इनकी पंच परमेश्वर, 1936 में इनकी लास्ट कहानी। और लगभग आप देखेंगे ये समय काल जो है 20 वर्षों का समय काल इनकी कहानियों का रहा है। और 20 वर्षों में इन्होंने लगभग और लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिख डाली। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसा कहानीकार कौन सा है जिस पर मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं है। देखें, अगर बात करें हम प्रेमचंद पर, तो प्रेमचंद पर मार्क्सवाद का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। बाकी रांगे राघव पर आपको दिखेगा प्रेमचंद का प्रभाव, नागार्जुन पर आपको दिखेगा, यशपाल पर भी आपको मार्क्सवादी जो है प्रभाव आपको दिखेगा। तो यशपाल, नागार्जुन और रांगे राघव ये सब मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि प्रेमचंद जो है वो नहीं प्रभावित हैं। अच्छा, प्रेमचंद पर किस बात का प्रभाव पड़ा, अब यही बता दें, गांधीवाद का, पूंजीवाद का, साम्यवाद का या प्रगतिवाद का। तो प्रेमचंद की अगर बात करें तो प्रेमचंद पर जो पड़ा है प्रभाव, किसका पड़ा है, प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव पड़ा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बाद में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना करते हैं और उसकी अध्यक्षता भी करते हैं, लेकिन इनका जो वो लास्ट समय था लगभग, ठीक है। प्रेमचंद की जो बात करें, इनकी अधिकतर कहानियाँ जो लिखी गई या अधिकतर चीज़ें हैं वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है। देखें, गोदान उपन्यास प्रेमचंद का है, गबन उपन्यास प्रेमचंद का है, कर्म भूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है, चंद्रकांता संतति उपन्यास ये नहीं है। चंद्रकांता संतति को किसने लिखा है, देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है, ये बात किसने लिखा है, देवकीनंदन खत्री ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये आपका उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। देखिए, कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। और कंकाल की बात करें तो एक कंकाल रचना लिखी थी और एक अधूरा उपन्यास इनका है इरावती, जो कि अपूर्ण है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कंकाल रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं,
इनके उपन्यास में कंकाल, इरावती, तो इरावती अपूर्ण ही है इनका। बाकी इन्होंने नाटक लिखे हैं, ठीक है। प्रसाद जी ने कहानियाँ लिखी हैं। इनके नाटक, कहानियाँ और एकांकी अधिकतर जो होती हैं वो सब ऐतिहासिकता पर आधारित हैं, यानी ऐतिहासिक कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, यथार्थवादी कहानीकार हैं। इसके अलावा यथार्थवादी शैली को अपनाते हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं, ऐतिहासिक एकांकियाँ लिखते हैं, एक ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इनमें से कंकाल नहीं है। अच्छा, प्रेमाश्रम उपन्यास के लेखक कौन है, यहीं पर समझ लें। प्रेमाश्रम को किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा तपोभूमि उपन्यास किसने लिखा है, बताएं। तपोभूमि उपन्यास किसने लिखा है? दो लोगों ने मिलकर के लिखा है, एक तो जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हैं ऋषभ चरण जैन। तो जैनेन्द्र कुमार और ऋषभ चरण जैन ने मिलकर के लिखा है तपोभूमि। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी भी एक उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास की रचना किसने करी? टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास की रचना किसने करी है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, बताएं। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा। फटाफट से आप बताएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते की अगर बात करें, टेढ़े मेढ़े रास्ते रचना लिखी किसने? भगवती चरण वर्मा। इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यथार्थवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? बताएं, कौन यथार्थवादी उपन्यासकार इनमें से नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यथार्थवादी उपन्यासकार में कौन, किसका नाम नहीं आता? देखिए, यशपाल, नागार्जुन और रांगे राघव, ये यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा है इनमें से? यशपाल का उपन्यास कौन सा इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा है? देखिए, यशपाल के उपन्यास की अगर बात की जाए तो यशपाल का उपन्यास इनमें से है देशद्रोही, जो है ये यशपाल का उपन्यास है। किसका है? देशद्रोही किसका उपन्यास है? इनका उपन्यास है किसका? यशपाल का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? देखें, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, इलाचंद जोशी, ठीक है। ये सब कैसे हैं? ये सब आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इन पर सिगमंड फ्रायड का प्रभाव है, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आपको दिखेगा। चतुर्थसेन शास्त्री जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लगा देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? देखें, अज्ञे का उपन्यास इनमें से देखें, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास जो हैं वो अज्ञे के हैं। जबकि चीवर उपन्यास जो है इसको किसने लिखा है? रांगे राघव ने लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के उपन्यास कैसे हैं? यथार्थवादी, प्रगतिवादी, पूंजीवादी या प्रयोगवादी? तो प्रसाद जी के उपन्यास जो हैं वो कैसे हैं? फटाफट से आप बताएंगे। प्रसाद जी के उपन्यास जो उन्होंने लिखे हैं वो यथार्थवादी धारणा पर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। अगला प्रश्न, पिपासा उपन्यास के रचनाकार कौन है? पिपासा उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पिपासा उपन्यासकार के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। पिपासा उपन्यास लिखा है किसने? रांगे राघव ने लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता, बिल्कुल फटाफट से आप बताएंगे। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्मरण। बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समयक स्मरण, या फिर कल्पना, या कामना, या फिर जीवनी? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है समयक स्मरण, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा, संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संस्मरण जो होते हैं वो प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा मतलब प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया? संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संस्मरण विधा का सूत्रपात अगर बात करें तो संस्मरण विधा का प्रारंभ जो हुआ है 1907 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा के संस्मरण से माना जाता है।
ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया? अगर ऐसा प्रश्न हो, 4 ऑप्शन दिया हो, बाल मुकुंद गुप्ता, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्मरण विधा के विकास में किस पात्रिका का विशेष योगदान रहा? माधुरी पात्रिका, कामायनी पत्रिका, कादम्बिनी पात्रिका या सरस्वती पात्रिका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्मरण विधा के विकास में जिस पात्रिका का योगदान रहा है वो पात्रिका है माधुरी पात्रिका। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पदम सिंह शर्मा ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं? बताएं। पदम सिंह शर्मा कमलेश ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं? तो उन्होंने संस्मरण लिखे हैं पदम राग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल में संस्मरण विधा का रूप जो है सर्वाधिक निखरा? बताएं, किस काल में निखरा? प्राचीन काल में, मध्यकाल में हिंदी साहित्य के, या आधुनिक काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी साहित्य के किस काल में संस्मरण विधा का रूप जो है सर्वाधिक निखरा? तो कौन सा काल है वो आपका पड़ेगा? कौन सा काल? बिल्कुल आधुनिक काल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, रेखा चित्र होता है पद्यात्मक विधा, तो रेखा चित्र क्या है? ये एक गद्यात्मक विधा है, काव्यात्मक है या संस्मरणात्मक है? तो रेखा चित्र की अगर बात करें तो रेखा चित्र जो होता है आपका वो गद्यात्मक विधा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को साहित्य में उभारने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताएं। रेखा चित्र क्या पूछा गया आपसे? अच्छा, रेखा चित्र जो है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसको थंबनेल स्केच बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में। तो बताइए रेखा चित्र के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया कि रेखा चित्र जो होते हैं, नाम से रेखा चित्र विधा को साहित्य में उभारने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसको जाता है श्रेय? उनमें से जाता है श्री राम शर्मा आचार्य को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? तो बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। बोलती प्रतिमा के लेखक हैं श्री राम शर्मा आचार्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, रेखा चित्र को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि रेखा चित्र को व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है, शब्द चित्र भी रेखा चित्र को कहते हैं, व्यक्ति शब्द चित्रलेख भी इसी को कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो रेखा चित्र ये सब हैं। रेखा चित्रकारों में श्री राम शर्मा आचार्य हैं, बनारसी चतुर्वेदी बड़े अच्छे रेखा चित्रकार हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये सब हैं। ठीक है, संस्मरणकारों में हेमचंद्र जोशी जी बड़े फेमस हैं, पंडित पदम सिंह शर्मा कमलेश फेमस हैं, नारायण चतुर्वेदी जी फेमस हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महादेवी वर्मा, राजा राधिका रमन सिंह, राजेंद्र लाल हांडा, ये सब बड़े फेमस संस्मरणकार हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बस्ती लिखी गुलाबों की ये यात्रा वृत्त किसने लिखा है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला आपसे पूछा गया, पथ के साथी रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया? पथ के साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएं पथ के साथी को किसने लिखा है? पथ के साथी रचना जो है वो किसकी है? पथ के साथी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पथ के साथी बताएं, रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पथ के साथी, इसको किसने लिखा है बताइएगा। रेखा चित्र है, पथ के साथी, किसने लिखा है? देखिए, पथ के साथी की अगर बात करें, पथ के साथी हो गया, अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति के रेखाएं हो गया, ये सब जो है रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के। और महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र होते हैं वो संस्मरण भी दिखते हैं, यानी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र माने जाते हैं। तो पथ के साथी किसका रचना है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, रिपोर्ताज के लिए किस हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं? तो रिपोर्ताज के लिए सूचनिका शब्द, रूपनिका, सूचनिका, इन तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। रिपोर्ट केवल मात्र सूचना, क्या पूछा प्रश्न पूछा गया आपसे?
प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है केवल मात्र सूचना होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और भी होता है और वह है साहित्यिकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, सबसे पहला रिपोर्टाज किसका प्रकाशित हुआ? सबसे पहला रिपोर्टाज किसका प्रकाशित हुआ बताएं? अमृत राय का, इनमें से बिकते फूल का, खिलते राय का या लक्ष्मीपुरा का? तो सबसे पहला रिपोर्टाज जो प्रकाशित हुआ है वो किसका प्रकाशित हुआ है? लक्ष्मीपुरा का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी जापान यात्रा का लेखक कौन है इनमें से? हमारी जापान यात्रा का लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। हमारी जापान यात्रा के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत की का लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय किसने लिखा है? बिल्कुल धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, साक्षात्कार विधा हिंदी साहित्य को किसकी देन है? साक्षात्कार विधा जो है हिंदी साहित्य को किसकी देन है? पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की? तो ये किसकी देन है भाई? ये देन है पश्चिम सभ्यता की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार हमेशा किसके आधार पर होता है? साक्षात्कार जो होता है वो किसके आधार पर होता है? निश्चित प्रश्नों के आधार पर होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में साक्षात्कार विधा के सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी में साक्षात्कार विधा का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैं इनसे मिला भेंट वार्ता या भेंट वार्ता बोलो या साक्षात्कार करता बोलो, साक्षात्कार इंटरव्यू बात एक ही है। तो मैं इनसे मिला भेंट वार्ता किस लेखक की है? बताएं किस लेखक की है इनमें से? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, डॉक्टर कमलेश की है। डॉक्टर कमलेश जो है वो डॉक्टर पदम सिंह शर्मा इनका नाम है। कमलेश इनकी उपाधि है। तो डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश ये निराला जी से मिले थे और फिर उसके बाद में लिखा था इस रचना को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यंग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है? तो व्यंग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है भाई बताएं? क्राई का, स्माइल का, सटायर का या फिर लाफ का? तो व्यंग शब्द जो है वो किसका है? वो सटायर का क्या है? अंग्रेजी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंग लेखन कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी में व्यंग लेखन कब से प्रारंभ हुआ? फटाफट से आप बताएं। अच्छा, व्यंग के तत्व में विसंगति, आलोचना और बौद्धिकता तीनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, सहानुभूति जन्य परिहास ही हास्य है, ये किसने कहा था? मेरे डिथ ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी में व्यंग लेखन कब से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। देखिए, झांसी की रानी की बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे और पूछे कि मृगनयनी उपन्यास किसकी है, तो ये भी वृंदावन लाल वर्मा की है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासों की बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट कौन कहलाते हैं? बताएं। तो हिंदी के वाल्टर स्कॉट कौन कहा जाता है? डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, हरिशंकर परसाई को, या इनमें से किसी को नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लगा रहे हैं। मतलब इसमें बिल्कुल ठीक ठाक आपका है। कौन सा हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर। वृंदावन लाल वर्मा जी को क्या कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासों की बदौलत इनको हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। स्कॉट वाल्टर जो थे, वाल्टर स्कॉट ये जो है अंग्रेजी साहित्य के उपन्यासकार हैं, नॉवल करता है, तो इसीलिए उनसे तुलना करी गई डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, झांसी की रानी किस सन में प्रकाशित हुई रचना है? झांसी की रानी बताएं कब प्रकाशित हुई थी रचना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। झांसी की रानी रचना जो प्रकाशित हुई थी, इम्पोर्टेंट रचना है, और ये झांसी की रानी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है इन्हीं का, मतलब कि इनका क्या बोलते हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है झांसी की रानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, झांसी की रानी के ऊपर पूरा लिखा गया है, पूरा सारी चीज़ें, ऐतिहासिक उपन्यासकार है ये।
ठीक है, मतलब ये ऐतिहासिक उपन्यास है ये, ठीक है, झांसी की रानी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1949 इज राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजा गंगाधर राव। ओके, और अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम मनु था। रानी लक्ष्मीबाई किसकी उपासिका थी, तो भगवत गीता और निष्काम कर्म की उपासिका थी। अच्छा, मोतीबाई कौन थी, तो झांसी के राजा गंगाधर राव की नाटकशाला की एक नर्तकी हुआ करती थी मोतीबाई, ध्यान रखेंगे इसमें मोतीबाई का करेक्टर आता है बीच में झांसी की रानी उपन्यास में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, मनु नाम था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, झांसी के राजा गंगाधर राव की नाट्यशाला की नर्तिका और अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी कौन, बताएं इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोतीबाई, हीराबाई, सोहनाबाई या फिर ये सभी। तो झांसी झांसी के राजा गंगाधर राव की नाटकशाला की नर्तिका और मतलब की नर्तकी और अभिनेत्री जो थी वो कौन थी, वो थी मोतीबाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई किसकी सजीव मूर्ति थी, शौर्य और साहस की ये मूर्ति हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, रानी डाकू सिंह मतलब रानी डाकू सागर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए किसके साथ गई थी, तो किसके साथ गई थी, दो गई थी मुंदर और काशीबाई के साथ, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताएंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि। जुम्मन और अलगू का ये रचना है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है, बताएं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न है, जुम्मन का मित्र होते हुए पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि। फैसला इसलिए उसके खिलाफ दिया क्योंकि जो है सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला निष्पक्ष होकर के न्याय करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे दे क्योंकि। क्योंकि जो है बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई थी कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया था, इसीलिए जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया और बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को देने के लिए कहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, जुम्मन का मित्र कौन था, अलगू, समझू या हरि या इनमें से कोई नहीं। जुम्मन का मित्र कौन था, अलगू चौधरी जुम्मन का मित्र था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अलगू चौधरी। अगला प्रश्न है, जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था, तो जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जुम्मन की खाला कौन थी, मतलब खाला का कौन था, जुम्मन खाला का कौन था, भांजा, भतीजा या बेटा। तो खाला जो थी, खाला मतलब मौसी होता है, तो जुम्मन खाला का कौन था, जुम्मन खाला का कौन था अगर पूछे, जुम्मन खाला का भांजा आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी का बैल किसने खरीदा था, अलगू चौधरी का जो बैल खरीदा था किसने खरीदा था, समझू साहू ने खरीदा था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समझू साहू ने किसको सरपंच चुना था, समझू साहू ने किसको सरपंच चुना था, समझू समझू साहू ने जो है जुम्मन शेख को सरपंच चुना था, बी ऑप्शन। जुम्मन शेख के फैसले को सुन करके कौन खुश हो गया, जुम्मन शेख के फैसले को सुन करके खुश हो जाते हैं कौन, अलगू चौधरी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी बन सकते हैं आपसे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, बाजार में एक नई तरह की चीज चली थी जो पैरों में पड़ करके अच्छी मालूम हुआ करती थी, तो कौन थी, पाजेब वो हुआ करती थी। पाजेब कहानी के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे, पाजेब कहानी के लेखक कौन है, आप बताइएगा। पाजेब कहानी के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। पाजेब कहानी के लेखक बताइए सभी लोग फटाफट से। पाजेब कहानी के लेखक बिल्कुल जैनेन्द्र कुमार इज राइट आंसर। अच्छा, बाजार में एक नई प्रकार की चीज चली थी जो पैरों में पहनकर अच्छी मालूम होती थी, ये पाजेब होती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, लेखक ने पूछा कैसी पाजेब, तो मुन्नी क्या बोली, हाँ वही पाजेब जो कौन पहनती है,
जो शीला पहनती है, जो रुक्मिणी पहनती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और क्या कहा? क्या कहा? मतलब कि और कहा, तो मेरी पाजेब इतवार को जरूर लेती आऊंगी, या फिर तेरे जन्मदिन पर बनवा दूंगी, कल खरीद कर भिजवा दूंगी, ये बहुत बढ़िया बनवाऊंगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतवार को जरूर लेती आऊंगी जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारी क्या पाजेब। अगला प्रश्न, श्रीमती जी झल्ला कर बोली, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को क्या किया है? सिर पर चढ़ा रखा है, या फिर इतना निकम्मा बना दिया है, इतना जवान दराज बना दिया है, या सहजोर बना दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सहजोर बना रखा है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आशुतोष को किसका शौक था? आशुतोष को किसका शौक था? पतंग उड़ाने का, मिठाई खाने का, कंचे खेलने का, क्रिकेट खेलने का। तो आशुतोष को किसका शौक था? पतंग उड़ाने का शौक था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए, मैंने स्थिर किया अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष ही होना चाहिए, सुधार ही की भावना होनी चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करुणा ही होनी चाहिए। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, आशुतोष द्वारा चोरी करने की प्रवृत्ति को लेखक क्या मानता है? लेखक क्या मानता है? आशुतोष के द्वारा चोरी करने पर, पाजेब चुरा लेने पर क्या मानता है लेखक जो है? वो यह हमारे मतलब यह हमारी आलोचना है, ये मानता है। अगला प्रश्न है, जब लेखक ने आशुतोष से यह आग्रह किया कि वह अपनी पाजेब छुन्नू से मांग लाए, तो उसने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर क्या दिया? उसने उत्तर यह दिया कि छुन्नू के पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, अज्ञे किस प्रकार के कहानीकार हैं, बताएंगे। अज्ञे जी की बात की है तो अज्ञे की एक कहानी है गैंग्रीन, उसको रोज कहा जाता है। 1990 में प्रकाशित कहानी है। परीक्षा में प्रश्न पूछा था कब प्रकाशित हुई, तो 1990 में प्रकाशित हुई। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया, तो अज्ञे किस प्रकार के कहानीकार हैं? अज्ञे कैसे का अच्छा, अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये बताइए कि अज्ञे किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो अज्ञे मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अज्ञे का कहानी संग्रह कौन सा है? विपथगा और परंपरा दोनों अज्ञे की कहानी संग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की गैंग्रीन कहानी अन्य किस नाम से प्रकाशित हुई? तो अज्ञे की गैंग्रीन कहानी जो है रोज के नाम से प्रकाशित हुई। ये ऑप्शन, रोज में कौन कौन से पात्र है? मालती, और जो है मालती का छोटा बच्चा है जिसका नाम टिटी है। ठीक है, इसके अलावा महेश्वर मालती के पति हैं। और इसके अलावा एक लेखक जो है स्वयं आता है अतिथि के रूप में। ठीक है, लेखक जो है वो दोस्त होता है मालती का, जो आता है उसका सहपाठी साथ पढ़ने वाला होता है, तो वो जाता है तो फिर उस एक मध्यम वर्गीय नारी की जो स्थिति होती है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसका एकाकीपन होता है, अकेलापन होता है, वही रोज कहानी में दिखाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गैंग्रीन कहानी का लेखक कौन है? अज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पीर बकस किस विभाग में नौकरी करते थे? बताएंगे फटाफट से। पीर बकस किस विभाग में नौकरी किया करते थे, बताइए। पीर बकस की अगर बात करें तो पीर बकस जो है वो किस विभाग में नौकरी किया करते थे भाई? तो पीर बकस जो थे वो आपके पर्दा कहानी में आपको मिलेंगे। पर्दा कहानी किसने लिखा है? पर्दा कहानी यशपाल ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्दा कहानी में पीर बकस का करेक्टर आपको दिख जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि पीर बकस किस विभाग में नौकरी करते थे? विकास जो थे, मतलब पीर बक्स जो थे वो किस विभाग में? तेल की मिल में नौकरी किया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौधरी खानदानी के मकान को क्या पुकारते थे? तो चौधरी खानदानी के मकान को क्या बोलते थे? हवेली बोला करते थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौधरी पीर बकस कहाँ रहते थे? चौधरी पीर बकस हवेली में रहा करते थे। कहाँ पर रहते थे चौधरी पीर बकस? सॉरी, चौधरी पीर बकस कहाँ पर रहते थे? हवेली में, झोपड़ी में, या कच्ची कच्ची बस्ती में रहते थे चौधरी पीर बकस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहल्ले में पीर बकस की इज्जत का आधार क्या था? तो मोहल्ले में पीर बकस की इज्जत का जो आधार था वो क्या हुआ करता था? पर्दा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी भले ही हो लेकिन पर्दा में रहते थे। अगला प्रश्न है, मतलब घर की इज्जत जो थी पर्दे में होती है। पीर बकस ने किससे पैसे उधार लिए थे? तो पीर बकस ने किससे पैसे उधार लिए थे भाई? पीर बकस ने किससे पैसे उधार लिए थे? बाबर अली खां से पैसे उधार लिया था उन्होंने।
ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। पीर बकस ने कितने रुपए कर्ज लिया था? पीर बकस ने कितने रुपए कर्ज लिया था? फटाफट से आप बताएंगे। पीर बकस ने कितने रुपए? 4 रुपए उधार लिया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। पीर बकस को मिल से कितनी तनख्वाह मिलती थी? पीर बकस को मिल से कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो 12 रुपए तनख्वाह मिलती थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 15 बरस में पीर बकस के घर कितने बच्चे हुए? 15 बरस में पीर बकस के घर कितने बच्चे हुए? तो 15 बरस में 5 बच्चे हुए पीर बकस के घर में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ड्योढ़ी के पर्दा हटते ही कौन जमीन पर गिर पड़े? ड्योढ़ी का पर्दा हटते ही कौन गिर पड़े भाई? ड्योढ़ी का पर्दा जैसे हटा वैसे ही पीर बकस जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। पर्दा गिरते ही किसने घृणा और शर्म की आंखें फेर ली? तो जो भीड़ थी उसने क्या कर ली? जाहिल भीड़। इसका 13 मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जाहिल भीड़ ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्दा आंगन में वापस फेंक, निराशा से लाहौल बिला किसने कहा? बताएं। तो पर्दा आंगन से वापस फेंक जो है लाहौल बिला किसने कहा था? किसने कहा था? बाबर अली खान ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पर्दा कहानी में किस प्रकार व्यंग मतलब किस पर व्यंग किया गया है? तो पर्दा कहानी पर झूठी प्रतिष्ठा पर व्यंग किया गया है पर्दा कहानी में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। तीसरी कसम कहानी का रचयिता कौन है? बताएंगे। तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है? और मारे गए गुलफाम इसका तीसरा नाम है। देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरी कसम कहानी के रचयिता कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। कौन है भाई? फणीश्वरनाथ रेणु जी इसके रचनाकार हैं, रचनाकर्ता हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी आंचलिक कहानीकार हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है? तीसरी कसम कहानी का नायक है हीरामन। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हीरामन किस प्रांत का युवक था? हीरामन जो था वो बिहार प्रांत का युवक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बिहार के ये भी थे आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी, इसीलिए इन्होंने बिहार पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आंचलिक कहानीकार हैं, गमई कहानी और तमाम मतलब गांव पर ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं। अगला प्रश्न, हीरामन क्या काम करता था? हीरामन जो था वो बैलगाड़ी चलाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हीरामन पहले कहाँ से सामान भरने मतलब भारत से लाता था? तो हीरामन पहले नेपाल से जो है सामान भारत में लाता था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, हीरामन ने पहली कसम क्या खाई थी? हीरामन ने पहली कसम जानते क्या खाई थी? हीरामन ने पहली कसम क्या खाई थी? हीरामन ने पहली कसम खाई थी कि तस्करी का सामान अब नहीं ढोऊंगा। दूसरी कसम वह खाई थी कि जो है इस पर जो है दूसरी कसम खाई थी इसने। हीरामन ने दूसरी कसम क्या खाई थी? दूसरी कसम इसने खाई थी कि बैलगाड़ी से कभी बांस नहीं ढोऊंगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, इसका बी ऑप्शन। और तीसरी कसम क्या खाई थी उसने? कि अब मैं कभी जो है जीवन में नौटंकी वाली को अपने जो है बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। अगला प्रश्न है, फारबिसगंज की नौटंकी की नाचने वाली कौन थी? तो हीराबाई थी। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पहली कसम खाने के बाद हीरामन किसके मतलब जानवर ढोने लगा? तो पहली कसम खाने के बाद में हीरामन किसके जानवर ढोने लगा था? बताएंगे। तो हीरामन जो है फिर शकीन के जो है जानवर ढोने लगा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में बांस ढोते समय हीरामन की बैलगाड़ी किससे टकरा गई थी? तो किससे टकरा गई थी? बताएंगे फटाफट से। किससे टकराई थी? तो टकरा गई थी एक बग्घी से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे टकराई थी भाई? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मेला कहाँ लगता था? रामगंज में, फरबिसगंज में, खुदागंज में या किशनगंज में? तो मेला लगता था फरबिसगंज में। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हीराबाई के कारण फरबिसगंज हीरामन क्या है? बताएं, हीराबाई के कारण फरबिसगंज हीरामन का क्या है? तो हीरामन का क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। हीरामन का घर द्वार है वो। ठीक है, उसी कहानी में कहा जाता है, कहता है वो हीराबाई हीराबाई और हीरामन जो है खूब बात करते हैं और धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ती है। पूरी कहानी मैंने आपको समझा रखी है, मतलब उसमें पूरा कहानी के बारे में पूरा एक कथानक समझा दिया है आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था? बताएं। ज्ञान रंजन बड़े अच्छे कहानीकार हैं, पिता कहानी उन्हीं की कहानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अच्छा, जयशंकर प्रसाद जो है उनके नाटकों की अगर बात करें तो 1900
15 ईस्वी से लेकर के 1933 ईस्वी तक जो नाटक लिखे गए हैं पूरे हिंदी साहित्य में, वो प्रसाद युग के नाटक हैं। और सज्जन नाटक एक है, कल्याणी परिणय है, राजश्री नाटक, विशाख नाटक, अजातशत्रु, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुव श्यामनी, ये सब नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के बड़े फेमस नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था? ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ था? ज्ञान रंजन का जन्म हुआ था कब भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 1931, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन की कहानियों की कुल संख्या कितनी है? इनकी कहानियों की कुल संख्या कितनी है भाई? इनकी कहानियों की कुल संख्या 25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिता कहानी में किसके जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है? किसके जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है? पिता के जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला है, किस कहानी में पारिवारिक संबंधों के एक आयाम को उजागर करने की कोशिश दिखाई देती है? तो इनमें से किस कहानी में? पिता कहानी में ऐसा मिलता है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन कौन सी पीढ़ी के लेखक हैं? ज्ञान रंजन की अगर बात की जाए तो ज्ञान रंजन जो हैं वो साठोत्तरी कहानी के लेखक हैं, यानी कि 1960 के बाद की कहानियाँ लिखते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान रंजन की कहानी इनमें से कौन सी है? सपना नहीं, क्षणजीवी, रचना प्रक्रिया, या फिर ये सभी? इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी लोग लगा देंगे, ये सभी कहानियाँ ज्ञान रंजन की हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ी के सोच में आए बदलावों का चित्रण किया गया है? तो वो कहानी है आपकी कौन सी? तीसरी, मतलब पिता कहानी जो है वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पिता कहानी में गर्मी किसका प्रतीक है? तो पिता कहानी में गर्मी जो है वो किसका प्रतीक है? बेचैनी का प्रतीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको बताया है, वो सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी की प्रथम कहानी वगैरह को लेकर के खूब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए, तो आप उन कहानियों को ध्यान में रख लीजिएगा जिन कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था। 1800 आपसे पूछे गद्य काल की शुरुआत कब से होती है? तो 1850 से हिंदी गद्य की शुरुआत हो जाती है। हिंदी की पहली कहानी कौन है? माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो है और हिंदी कहानियों में आप देखेंगे तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 1903 में प्रकाशित होती है। तो ऐसे कई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को लेकर के आप घबराइएगा मत, और भी वीडियोस हमारे पड़े हुए उनको आप देख डालिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इंदु मासिक पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया था पिछली बार, तो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी उपन्यास का विकास कब से हुआ? 1850 के बाद से हुआ। कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व कहानी के, 6 तत्व उपन्यास के होते हैं। कहानी के 6 तत्व कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका कथानक, दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा होता है आपका जो है संवाद शैली, यानी कि जिसको कथोपकथन बोलते हैं, चौथा होता है आपका जो है देश काल वातावरण, ठीक है, और पांचवा होता है आपका भाषा और शैली, छठा होता है आपका उद्देश्य। यही आपके सेम और सेम जो तत्व होते हैं उपन्यास के भी होते हैं। क्लियर? चलिए फिर, अच्छा, सुनीता उपन्यास की रचना किसने करी है? जैनेन्द्र कुमार ने करी है। दिल्ली का दलाल उपन्यास किसने लिखा है? बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा? तो आप बताओगे इरावती। गबन उपन्यास किसका है? तो आप बताओगे प्रेमचंद का है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है, ठीक है। खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये सब हरिओद जी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा, गोकुलनाथ की रचना कौन सी जो हिंदी गद्य की बारे में बताती है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये गोकुलनाथ की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में और बन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस पढ़े हुए 2000 मतलब कि जो माइनर वाला पेपर का मैंने पढ़ाया था और इससे पहले और भी मॉडल पेपर मैंने दिया, उनको आप देख डालिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।